हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो इस चैप्टर की लास्ट प्रमेय है उसको समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रमेय क्या कहती है उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, अंतःखंड जो चीज़ है वो हमारे माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले उस अंतःखंड को समझते हैं। तो अंतःखंड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अंतःखंड क्या होते हैं। तो अंतःखंड क्या होते हैं, जब मान लो दो समांतर रेखाएँ हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा ये रही और एक समांतर रेखा ये रही। ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो जब इनसे एक तिर्यक रेखा में निकालता हूँ, ये एक तिर्यक रेखा निकाली मैंने, तो जो इन दोनों समांतर रेखाओं द्वारा ये तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, ये एक ए और ये दूसरा बी, तो उन वो मिलाने वाला जो रेखा खंड है वो इन दोनों समांतर रेखाओं द्वारा उस तिर्यक रेखा पर बना क्या होता है, अंतःखंड होता है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं L1 मान लूँ और L2 मान लूँ। तो इस L1 और L2 से ये जो AB रेखाखंड है वो इस तिर्यक रेखा पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये AB जो अंतःखंड है, ठीक है, वो L1 व L2 द्वारा इस तिर्यक रेखा L3 पर बनाया गया है। तो ये अंतःखंड होता है। अंतःखंड किसके द्वारा बनाया जाता है, समांतर रेखाओं द्वारा बनाया जाता है, तीसरी तिर्यक रेखा पर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अच्छा, अब चलो चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये क्या कह रहा है, यदि तीन, अब हमारे इस प्रमेय को समझते हैं। तो प्रमेय क्या कहती है, यदि तीन या अधिक समांतर रेखाएं हों और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हों तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर संगत अंतःखंड भी बराबर होंगे। तो तीन समांतर रेखाएं हों, तो तीन समांतर रेखाएं मैंने खींच ली, एक दो तीन। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल समांतर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल सेम है। तो तीन या तीन से अधिक समांतर रेखाएं, ठीक है, हो बना ली। उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर, तो अच्छा एक तिर्यक रेखा भी बनानी होगी, तो एक तिर्यक रेखा भी मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये एक तिर्यक रेखा मैंने यहाँ से बना ली। ठीक है, इसको कुछ भी नाम बस ऐसे रहने दो, नाम वाम मत दो, ऐसे समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो ये तीन रेखा समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा है, बना ली। पर बनाए गए अंतःखंड इन समांतर रेखाओं द्वारा इस तिर्यक रेखा और बनाए गए अंतःखंड कौन कौन से, ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनको नाम दे दो ए बी और सी। तो दो रेखाखंड, दो अंतःखंड बने ए बी और बी सी, अगर बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर हों, तो जो अन्य तिर्यक रेखा है पर संगत अंतःखंड भी बराबर होंगे। तो अन्य तिर्यक रेखा मेरे को बनानी है, तो अन्य तिर्यक रेखा मैंने यहाँ से ये बना ली। इस पर जो बने अंतःखंड हैं, ठीक है, इनको मालूम है डी ई और एफ, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, जो डी ई है ये भी आपस में बराबर होंगे ई एफ के, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो जो नियम है, ये प्रमेय, ये समझ में आए आपको कि एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। तीन समांतर रेखा हैं, तीन से अधिक भी हो सकती है, उसके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बने अंतःखंड ए बी और बी सी अगर बराबर हों, बराबर हैं, दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी है, तो हमें, तो जो अन्य तिर्यक रेखा है ये मैंने बना ली, इस पर बने रेखाखंड, इस पर बने अंतःखंड भी आपस में बराबर होंगे, ये वाला डी बराबर ई एफ भी होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, सबसे पहले एक डाउट आपके दिमाग में जो आ सकता है वो क्या है कि ये इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। किस तरीके से, ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा, ये वाली, और इस तिर्यक रेखा को मैंने ए से ही क्यों बनाया, मैं इसको ए से भी तो बना सकता हूँ। तो जब मैंने इसको ए से बनाया तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो गई, ये रेखा और ये रेखा आपस में पहले से समांतर दी हुई थी, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर वैसे ही होती है, तो और इनको प्रूफ करने की फिर जरूरत रहती ही नहीं। ठीक है, तो हमने इसीलिए ली ये तिर्यक रेखा इस तरीके से नहीं, लेकिन ये भुजा, ये वाली अंतःखंड इसके बराबर तो नहीं होगा, तो ये कारण नहीं है इसके पीछे एक दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि ये तीन आपस में समांतर रेखाएं हैं, और तिर्यक रेखा क्या होती है, जो इनको प्रतिच्छेद कर, अच्छा ये भी प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन अब ये दोनों तिर्यक रेखा नहीं कहलाएंगी। ये जो L1 है और ये L2, ये दोनों तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी। ये आपस में जब समांतर हो जाती है तो ये भी आपस में समांतर रेखाएं कहलाती है, ये तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी। लेकिन हमें क्या लेनी है, तिर्यक रेखा। तो जब हमने एक तिर्यक रेखा ए से ली है तो एक तिर्यक रेखा ए से लेनी होगी।
ताकि ये दोनों समांतर नहीं रहे, तभी तो ये दोनों तिर्यक रेखा कहलाएंगी। ठीक है, तो हमें यही कारण है इन दोनों को, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से लेने का, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा मेरे को तिर्यक रेखाएं रखनी है, समांतर रेखा इनको नहीं बनानी है। ठीक है, तिर्यक रेखा वही होती है जो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। तो यहाँ पे जो समांतर रेखा है वो तिर्यक रेखा पर अंतःखंड बनाती है, तो मेरे को ये भी तिर्यक रेखा रखनी है और ये भी तिर्यक रेखा रखनी है। अगर मैं इसको भी ऐसे ले लेता हूँ तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर रेखाएं हो जाती है, जो कि मेरे को नहीं करना है। ठीक है, ये बात आई हो समझ में आई होगी आपको, और नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा डिटेल में। ठीक है, अभी हम हमारे टॉपिक पर फोकस करते हैं। अच्छा, तो एक डाउट ये क्लियर हो जाता है आपका। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में हमें डी, हमें तो ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना है, हमें डी बराबर ई एफ दर्शाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना किस तरीके से करूँगा, रचना इस तरीके से मेरे को करनी है कि जो ए बी है, जो ये वाली तिर्यक रेखा है ना, इसके समांतर मेरे को रेखा की रचना करनी है। यहाँ पे जो किस बिंदु से गुजरे, यहाँ इस बिंदु ई से गुजरती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे को रचना करनी है। तो मैं यहाँ से रचना करूँगा, तो इसको थोड़ा सा यूँ घुमाता हूँ और यहाँ से ये रचना हो जाती है। जस्ट इसके समांतर होनी चाहिए, ये इसके समांतर रेखा हो गई। ये वाली गलत हो गई, इसको नहीं, ये वाली एक समांतर रेखा हो गई, इसकी समांतर रेखा। जब ये इसकी समांतर रेखा हो जाती है तो देखो, ये इसको नाम दे लो, इसको नाम दे सकते हैं हम, एक मिनट, पी, ये ई रह जाएगा और यहाँ से इसको क्यू बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से ये ए बी ई पी, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज बनेगा तो इनकी जो आमने सामने की भुजाएं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की। इसी तरीके से जो बी सी क्यू और ई है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमें दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम त्रिभुज PED तथा त्रिभुज FEQ में यहाँ से ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और जो ये वाला एंगल है, ये सम्मुख कोण है, ये हमेशा बराबर होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या लेनी है, कोण लेंगे, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं। तो और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, या इसको तिर्यक रेखा मान लो, किसी को मान लो, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के बराबर होगा, एकांतर कोण। तो तीन चीज़ें मिल गई मुझे, AAS, यहाँ पर भी AAS। तो AAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो एंगल F है वो बराबर है एंगल D के, एकांतर कोण है। उसके बाद में जो एंगल E है वो एंगल E के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण भी से बोल देते हैं, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये भी प्रमेय हमने सिद्ध करी थी पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर है आपके क्लास 9 का रेखा एवं कोण, उस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद में ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। क्यों, हमने अभी, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, BEC के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी नहीं होंगी। इसको देखो कैसे समझते हैं, AB, जो भुजा A से B है वो बराबर है भुजा P से E के। क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसी तरीके से जो ये और नीचे वाला ये वाला चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसकी भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब BC बराबर EQ और AB बराबर BC, ये हमें दिया हुआ है। AB बराबर BC हमें दिया हुआ है, मतलब AB PE के बराबर है, BC EQ के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी नहीं होंगी। PE बराबर EQ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PE बराबर EQ होंगी। तो ये किस नियम से, AAS नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ये सर्वांगसम होते हैं तो अब क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो जो ये वाली भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी नहीं होगी, होगी। जो क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए DE बराबर EF, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये प्रमेय भी हमारे पास सिद्ध हो जाती है। अब ये जो जितने भी हमने प्रमेय पढ़ी है,
ठीक है, पिछले 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर की, चैप्टर 9 कक्षा 9वीं की, ये जब आप क्वेश्चन करते हो तो उनमें इनकी बहुत हेल्प होती है। जब आप इन प्रमेय को नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हो, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इन प्रमेय को अच्छी तरीके से समझ के वहाँ पर जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।